नमस्कार बच्चों। आज की विज्ञान की कक्षा 10th की वर्कशीट 33 आई है। दिनांक 18 सितंबर। ये पार्ट 3 से संबंधित है बच्चों, धातु और अधातु से। इस पार्ट में अभी तक जो वर्कशीट आई है 32, उसमें हमने बच्चों धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। लेकिन इसमें आगे बढ़ते हुए धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया। बच्चों, जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये ध्यान रखना है कि धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लवण और हाइड्रोजन गैस, उदाहरण के लिए यहाँ पे दो धातुएं हैं, सोडियम और जिंक। जब ये HCl से अभिक्रिया करती हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो दो लवण बनते हैं, सोडियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं दोनों अभिक्रियाओं में। ये हम स्पष्ट देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो धातुएं हैं ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, ये हमने अभी पढ़ा। लेकिन जो नाइट्रिक अम्ल है ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ये ध्यान देना है बच्चों। ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि धातुएं प्राय अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनती? तो उसका कारण है बच्चों, यहाँ पे जब धातुओं के साथ नाइट्रिक अम्ल को मिलाया जाता है तो जो हाइड्रोजन उत्पन्न तो होती है हाइड्रोजन, लेकिन जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बना देती है, यानी जल में परिवर्तित हो जाती है। मैं फिर समझा रहा हूँ कि नाइट्रिक अम्ल के साथ जब धातुओं की अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती। जैसे ही बनती है वो ऑक्सीजन, जो नाइट्रिक अम्ल है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक का मतलब है यानी ऑक्सीजन देता है। जैसे नाइट्रिक अम्ल ने ऑक्सीजन दी, उधर से हाइड्रोजन निकली, तो ये जल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बन गया। हाइड्रोजन, ये ध्यान दें, हाइड्रोजन और जो नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीजन निकली बनी तो ये दोनों ने H2O बना दिया, जल। और जो बाकी का नाइट्रिक NO3 वगैरह है ये N2O, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस आदि में परिवर्तित हो जाता। तो ध्यान रहे बच्चों ये। इसके अलावा हाँ, आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं है कि सभी धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखें कि मैग्नीशियम और मैग्नीज Mg और Mn जब ये तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। ये ध्यान रहे। यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम और मैग्नीज जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ मिली हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बना है और मैग्नीज नाइट्रेट बना है, तो दोनों में ही हाइड्रोजन गैस निकली है। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल किसी भी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ जब अभिक्रिया करता है तनु नाइट्रिक अम्ल तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ध्यान दें बच्चों। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। अब हमें धातु लवणों के विलयनों के साथ अभिक्रिया से पहले हम इस नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। पहले अभिक्रियाशीलता क्रम जानते हैं धातुओं का।
जो धातुओं का अभिक्रियाशीलता क्रम है। प्यारे बच्चों, अभिक्रियाशीलता क्रम से हमारा तात्पर्य है कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं आती हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो कम अभिक्रियाशील धातुएं आती जाती शुरू हो जाती हैं। तो ये देखिए अभिक्रियाशीलता क्रम। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है, फिर सोडियम है उससे कम, कैल्शियम उससे कम है, मैग्नीशियम उससे कम है, एल्यूमिनियम उससे कम है, जिंक उससे कम है। और फिर जो धातुएं आती हैं आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। बच्चों यहाँ ध्यान दें, हाइड्रोजन भी यहाँ पे रखी गई है, जबकि हाइड्रोजन एक धातु नहीं है, अधातु है। तो फिर ये धातुओं में क्यों रखी गई है? बच्चों हाइड्रोजन को इसलिए रखा गया है यहाँ पे ताकि इनकी अभिक्रियाशीलता क्रम को हम पहचान सकें। हाइड्रोजन एक अधातु है, तो ये सारी धातुएं ऊपर ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, और जैसे जैसे इनकी अभिक्रियाशीलता ऊपर बढ़ती जाती है, या यूँ कह लो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इनका अभिक्रियाशीलता क्रम घटता जाता है। यानी तांबा, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये तो बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं। तो हाइड्रोजन को इसलिए इस सक्रियता श्रेणी में रखा गया है ताकि हम धातुओं के अभिक्रियाशीलता क्रम को जान सके अच्छी तरह से। बच्चों देखिए, सोने जैसी जो धातुएं हैं ना, वो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती और कोई ऑक्साइड नहीं बनाती। जबकि मैग्नीशियम है, आपने देखा होगा मैग्नीशियम का फीता जलता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी धातुएं लगभग ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन सोने और चांदी जैसी धातुएं हैं ये अपने ऑक्साइड नहीं बनाती, ठीक है। जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसी धातुएं अपनी अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती रहती हैं। ये भी हमने जाना। आइए इस पोर्शन पे आते हैं वापस कि धातु लवणों के विलयनों के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। ये धातु का एक लवण है, जैसे कैल्शियम धातु का कॉपर धातु का एक लवण है, कॉपर सल्फेट। धातु हो गई Fe। तो क्या होता है यदि ये कम अभिक्रियाशील है, देखो इस क्रियता श्रेणी में हम देख रहे थे अभी, जो सक्रियता श्रेणी है इसमें जो कॉपर है, ये रहा कॉपर, ये कॉपर, ये रहा तांबा, ये आयरन यानी Fe से Cu कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में Cu कम अभिक्रियाशील है, Fe अधिक अभिक्रियाशील है। फिर दोबारा देखिए, Cu कम अभिक्रियाशील है, Cu कम अभिक्रियाशील है, Fe ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये Fe क्या कर देगा, इसको Cu को यहाँ से हटा के खुद लग जाएगा। यह देखो Cu को हटा के SO4 के से और Fe इसके साथ लग गया, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। इसमें देखो सबसे पहले इस चित्र को देखिए, यह समझने के लिए हमने कॉपर सल्फेट लिया, इसमें कॉपर सल्फेट का घोल CuSO4 का, इसमें Fe यानी लोहे की एक कील डबो दी और कुछ देर के लिए हमने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जो हमने ये कील डबोई थी, अब इसके ऊपर तांबे की परत चढ़ गई है, यानी ये पीला पीला हो गया है, और जो ये घोल है अंदर का नीले की जगह भी ये हरा हरा हो गया है। तो ये कहाँ से आया? अब कील का जो लोहा था, कील के जो कण थे, लोहे के कण, वो इस घोल में चले गए और आयरन के कारण इस घोल का रंग अब हरा हो गया नीले से। पहले कॉपर के कारण इसका रंग नीला था, लेकिन कॉपर अब इस कील के ऊपर चढ़ गया है, इस कील के ऊपर, और कील कुछ पिघल गई है, छेद हो गए कील में। तो पिघलने के कारण अब, यानी मैं यूँ कह दूँ कि कॉपर कम अभिक्रियाशील था और आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए उस घोल में आयरन चला गया और कॉपर जो है वो इसके कील के ऊपर चढ़ गया। चलिए
अब हम पुनः इस बात पे आते हैं, सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती। ये बिल्कुल ध्यान देना हमने कि सभी धातुएं समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती। कोई ज़्यादा अभिक्रिया करती है तो कोई कम करती है। यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करें तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं कार्बों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। हाँ, तो ये भी आपने जाना। अब बच्चों, जैसे इस अभिक्रिया में ही हमने ये छोड़ दिया था, अब ध्यान देते हैं, FeCuSO4 में हमने डाला था, तो ये CuSO4 यहाँ से हट के यहाँ आ गया और ये Fe इसके साथ लग गया, लग के ये बन गई, देखो फेरस सल्फेट बन गया। अब इसके लास्ट पोर्शन पे आते हैं बच्चों। लास्ट पोर्शन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन पे हम जाते हैं। पहला क्वेश्चन, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यानी कोई धातु है, जैसे Zn है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2, 2 यहाँ लग जाएगा। तो ये हो गया जस्ता, यानी जिंक के साथ हमने अभिक्रिया दिखानी है, जिंक जस्ता Zn के साथ ही मैंने दिखाई है, तो यह अभिक्रिया होगी हमारी और हाइड्रोजन गैस निकली। यानी कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और ये होगी हमारी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर Cu, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर AgNO3, तो इसके साथ अभिक्रिया करता है। तो सिल्वर यानी चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील है, तांबा ज़्यादा अभिक्रियाशील है इससे, तो ये इसको हटा देगा, तो बनेगा CuNO3 की ट्वाइस 2 यहाँ लगा दो प्लस 2Ag, तो इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों आपकी। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया। यानी कॉपर, ये एक लोहे का बर्तन है बच्चों, ये लोहे का बर्तन है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया, नीला घोल कॉपर सल्फेट का। तो कहता कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में कुछ छेद हो गए, यानी यहाँ पे छेद हो गए कुछ दिन में। उसका कारण ये था अभिक्रिया हुई है, तो यानी ये लोहा है जो इसे लोहे का बर्तन था, जो ये लोहा पिघल के घोल में चला गया और कॉपर अलग हो गया इससे। तो छेद होने का कारण है अभिक्रिया होना। जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखिए। चलिए, कॉपर सल्फेट का घोल था, ये है CuSO4, उसमें लोहे में डाला था Fe में, तो बच्चों अभिक्रिया ये होगी, ये इसके साथ जाके मिल जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, यानी FeSO4 प्लस Cu। ये आपने पढ़ी थी, ये कौन सी अभिक्रिया हुई, FeSO4 प्लस Cu, ये हुई विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये सारणी दी गई है, ये सारणी, इसके आधार पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 4 में देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD, ये धातुएं हैं ABCD, इनका संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, जो सिल्वर बहुत कम अभिक्रियाशील है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर थोड़ा सा उनके दोनों के बीच का अभिक्रियाशील है। तो ये धातु आयरन सल्फेट से कोई अभिक्रिया नहीं करती, कॉपर का विस्थापन कर देती है। तो इसका मतलब है जो अभिक्रियाशीलता क्रम है, कहीं ना कहीं यानी कॉपर सल्फेट
के साथ जब अभी विस्थापन कर देती है तो ये कॉपर से थोड़ी सी ऊपर है, कॉपर से थोड़ी सी ऊपर अभिक्रियाशीलता क्रम है ये धातु। तो हम यूँ कहें, यानी ये कॉपर से थोड़ी सी ऊपर है, हो सकता है ये धातु यहाँ पे हो इनके नज़दीक, यानी आयरन और इनके बीच में है, लगभग यहाँ पे है वो धातु, धातु ए। चलिए क्वेश्चन बी में, यानी हम ये कहते धातु ए सबसे अधिक अभिक्रियाशील यही है। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए, धातु बी है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट सेकंड के विलयन, तो विस्थापन हो रहा है बच्चों। यानी धातु ये एक ऐसी धातु है जो आयरन का विस्थापन कर रही है, यानी आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो फिर वापस आते हैं, आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, यानी ये आयरन है, ये आयरन है, तो इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील यही हो सकती है, कोई इधर एक दो इन धातुओं में से। ठीक है, तो आगे कहता है डाला जाए तो क्या होगा? तो बच्चों वो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगी, बिल्कुल सी जाहिर बात है। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? सॉरी, वो उसको विस्थापित कर देगी। हाँ, अगला थर्ड है, ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम इस प्रकार से ऊपर को देखते हैं, इन धातुओं को देखते हैं। तो सबसे पहले बी, फिर ए, फिर और सी और डी, इस तरह से अभिक्रियाशीलता क्रम बनेगा। प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हमने पढ़ा धातुओं के कुछ रासायनिक गुणधर्म, अम्लों से अभिक्रिया, हाइड्रोजन गैस का बनाना, नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया का क्रम जाना, उसके अलावा धातुओं की सक्रियता श्रेणी जानी, और हाइड्रोजन को क्यों हमें इसमें रखते हैं सक्रियता श्रेणी में, ये भी हमने जाना। तो बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट नंबर 33। नमस्कार बच्चों, मिलते हैं अगली वर्कशीट में।